हाय एवरीवन। तो आज है 21 नवंबर और आज के दिन जितना भी न्यूज़ है जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, उस हर एक न्यूज़ को आज हम लोग जो है डिटेल के साथ कवर कर रहे हैं। ये जो डेली करंट अफेयर्स का इनिशिएटिव है, ये इम्पोर्टेंट होने वाले हैं जितना भी डिफेंस एग्ज़ाम है, जैसे कि सीएपीएफ एसी हो गया, एफकेट हो गया, सीडीएस हो गया, एनडीए हो गया। तो हर एक डिफेंस एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए ये डेली करंट अफेयर्स का सीरीज़ हम लोग रनिंग करे हैं, ठीक है? डेली ये जो है 9 एएम को अपलोड हो जाता है, ठीक है? और इस क्लास का पूरा जो स्लाइड है, पीडीएफ है, नोट्स हैं, ये टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाता है, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो एक बार जाके उसको चेकआउट कर लेना है। बाकी चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जितना भी न्यूज़ है, उस हर एक न्यूज़ को डिटेल के साथ कवर करना है। जितना एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, जितना एग्ज़ाम का डिमांड होता है, उतना ही हमें यहाँ पे कवर करना है। अननेसेसरी का करंट अफेयर्स को कवर करोगे, वहाँ से ना क्वेश्चन आने वाला है, ना कुछ होने वाला है। तो उससे अच्छा है, उससे बेटर है कि जितना एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, जहाँ से और जिस डायमेंशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस हमें उतना ही कवर करते हुए चलना है, ठीक है? तो इस चीज़ को जो है ध्यान देना। जब भी करंट अफेयर्स पढ़ो, तो यही चीज़ को ध्यान दिया करो कि क्या ये जो करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं कि नहीं है? यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है? चलो फर्स्ट न्यूज़ है जो कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी, जो कि इन्होंने अपना 2025 में वर्ल्ड ऑफ जो ईयर रखे हैं ना, ठीक है, वर्ड वर्ड बोल रहा हूँ, वो है पैरासोशल। पैरासोशल जो है एक जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ड है, उन्होंने अपना 2025 का वर्ड रखे हैं। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव। पैरासोशल है, ये एडजेक्टिव है। कैसे? इसका मीनिंग समझोगे तो ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। देखो, ये जो पैरासोशल है, इसका मीनिंग होता है कि जो सोसाइटल है, सोसाइटल में कनेक्शन बना के रखना, सोसाइटल में इन्वॉल्व होना, या फिर कोई बुक्स हैं, बुक्स का कोई कैरेक्टर है जो कि उस पूरे बुक्स में, पूरा उस स्टोरी में जो है एक मेजर रोल परफॉर्म करते, उसको हम लोग जो है यहाँ पे पैरासोशल बोल रहे हैं। अब पैरासोशल है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स को बता रहे हैं। कोई भी नाउन है, कोई भी पर्सन है, ठीक है? पर्सन एक नाउन है, तो कोई भी नाउन का जो है कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं, उसको हम लोग यहाँ पे एग्जेक्टिव बोल रहे हैं। पैरासोशल जो है कैम्ब्रिज डिक्शनरी, जो कि 2025 को वर्ल्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किए हैं। बाकी जैसे कि डिक्शनरी डॉट कॉम के अनुसार जो है 2025 को 67 जो है ये वर्ड ईयर जो है डिसाइड किए हैं। फिर कोलियंस डिक्शनरी के अनुसार जो है वाइब कोडिंग, ये जो है 2025 को वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किए हैं। तो ये जो है वर्ड ऑफ डियर जो ईयर हैं, इसको थोड़ा ध्यान से कवर करना, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है? फिर नेक्स्ट न्यूज़ है जो कि इंडिया को अभी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 के लिए अभी जो है डिक्लेयर हुआ है। तो इंडिया को उसमें से जो है इंडिया को जो है 30वां रैंक यहाँ पे हासिल किए गए हैं। क्या होता है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स? एक्चुअली एक इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग टूल है और इसके थ्रू ये पता लगाया जाता है कि कोई भी कंट्री जो है क्लाइमेट को कैसे मिटिगेट कर रहे हैं। क्लाइमेट को मिटिगेट करने के लिए वो कितना परफॉर्मेंस कर रहा है, किस तरीके से क्लाइमेट मिटिगेशंस में अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उसको यहाँ पे जो है एक इंडेक्स के माध्यम से यहाँ पे डिफाइन किए जाते हैं। और उसी इंडेक्स में इंडिया को जो है 23 रैंक यहाँ पे दिए गए हैं। इसे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा पब्लिश किए जाते हैं, जैसे कि जर्मन वॉच हो गया, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट हो गया, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क हो गया। ये डिफरेंट डिफरेंट एनजीओज हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, इसके द्वारा जो है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स को जो रिपोर्ट है इसे पब्लिश किए जाते हैं, ठीक है? 18 नवंबर को जो है इसे पब्लिश किए गए थे। क्या क्या कैटेगरी है जिसके थ्रू जो है इस इंडेक्स को क्वालिफाई किए जाते हैं? जैसे कि इंडिया को अभी जो है 23rd रैंक मिला है। तो 23rd रैंक इंडिया को मिला है, तो क्या-क्या ऐसे कैटेगरी हैं जिसके थ्रू, जिसे मेज़र करके जो है इंडिया को 23 रैंक डिक्लेयर किए हैं। तो किस तरीके से जो है कोई भी कंट्री, उस कंट्री जो है किस तरीके से सीएचजी जो गैस है, ग्रीन हाउस गैस का कैसा इमिशन कर रहा है, कितना इमिशन कर रहा है और किस तरीके से जो ग्रीन हाउस गैसेज़ है उसको मिटिगेट कर रहे हैं। ये एक इंडिकेटर हो गया। सेकंड इंडिकेटर हो गया कि किस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी में अपना योगदान दे रहे हैं। ठीक है? क्योंकि हमें पता है कि जो फ़ॉसिल फ्यूल होता है, फ़ॉसिल फ्यूल से बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज़, फिर बोल सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से इमिट होते हैं। जितना ज़्यादा फ़ॉसिल फ्यूल जलाओगे उतना ज़्यादा एनवायरनमेंटल को हार्म होगा। तो कैसे जो है कोई भी कंट्री इस फ़ॉसिल फ्यूल से जो है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं और उसके लिए क्या-क्या स्टेप्स लिए हैं, क्या-क्या मेजर लिए हैं,
ये भी एक जो है प्रॉपर इंडिकेटर है। फिर एनर्जी यूज़ किस तरीके से कर रहे हैं, प्रॉपर एफिशिएंट वे में एनर्जी यूज़ कर रहे हैं कि नहीं, फिर क्लाइमेट पॉलिसी कैसा है उस पर्टिकुलर कंट्री का। ये जो है कुछ यहाँ पे कोर थीम है और इसी कोर थीम के ऊपर जो है एक स्कोर डिफाइन किए जाते हैं। ठीक है? उसी स्कोर के थ्रू जो है इंडिया को 23 मिला है। अगर टॉप में अगर ओवरऑल डिस्कशन करोगे तो फर्स्ट से थर्ड जो है ना कैटेगरी, फर्स्ट से थर्ड नंबर का जो कैटेगरी यहाँ पे वैकेंट रखे गए हैं। क्यों वैकेंट? क्योंकि यहाँ पे कोई कंट्री जो है वेरी हाई स्कोर नहीं किए हैं। डिफाइन किए जाते हैं वेरी हाई फिर मीडियम इस तरीके से। जो फर्स्ट से थर्ड कंट्री है यहाँ पे कोई कंट्री जो फर्स्ट से थर्ड स्टेप है यहाँ पे कोई कंट्री यहाँ पे नहीं आ पाए। क्योंकि एट प्रेज़ेंट अगर बात करोगे तो फ़ॉसिल फ्यूल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। फ़ॉसिल फ्यूल के साथ जो है जितना भी ग्रीन हाउस गैसेज़ हैं उसका एमिशन भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे अगर चीज़ गौर करोगे तो इंडिया में जो है बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जो कि डेवलप्ड हैं। तो ये खुद सोचो कि जो डेवलप्ड कंट्री है वो भी यहाँ पे जो है अपने ग्रीन हाउस गैसेज़ को यहाँ पे क्या नहीं कर पा रहा है, रिड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। क्लाइमेट चेंज के लिए प्रॉपर एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। तभी तो 1 से फर्स्ट जो कैटेगरी यहाँ पे पूरा खाली पड़ा है। समझ रहे हो इस चीज़ को? फिर 4th नंबर से जो है डेनमार्क है, 5th नंबर में यूके है, फिर 6th नंबर में यहाँ पे मोरक्को को रखा गया है, जो कि यहाँ पे रैंक मिले गए हैं। उसी के अनुसार अगर सबसे बॉटम का अगर बात करोगे, तो 67 सबसे बॉटम है, जो कि सऊदी अरेबिया है। फिर 66 में ईरान हो गया, 65 में यूनाइटेड स्टेट हो गया। अब देखो ये यूनाइटेड स्टेट है ना, जो पावरफुल कंट्री है, वो यहाँ पे 65 कंट्री वो उसका स्कोर देखोगे तो 65 में है। मतलब वही जो है क्लाइमेट एक्शंस के लिए कुछ मेजर या फिर कुछ स्टेप्स नहीं ले रहे हैं। तो ये कुछ इसका जो है कैटेगरी है। इस कैटेगरी को थ्रू यही डिफाइन करना चाह रहा है कि कैसा परफॉर्मेंस रहा है डिफरेंट डिफरेंट कंट्री का। इंडिया का तो पता चल गया कि 23rd रैंक रहा है। उसी के साथ इंडिया का जो स्कोर है ये 61 प्लस 31 है, इसका स्कोर है। और कुछ परफॉर्मेंस में अगर ब्रेक डाउन करोगे तो जो ग्रीन हाउस गैसेज़ हैं उसका इमिशन हम लोग मीडियम लेवल में कर रहे हैं। क्लाइमेट पॉलिसी बहुत अच्छे तरीके से है। एनर्जी यूज़ हम लोग जो है प्रॉपर एज़ अ एफिशिएंट वे में हम लोग उसका यूज़ कर रहे हैं। और रिन्यूएबल एनर्जी यहाँ पे लो बताए हैं। डिस्पाइट इतना मतलब प्रमोट कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी को, फिर भी यहाँ पे जो है रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में इंडिया को लो में रखा है। ये जो है कुछ परफॉर्मेंस रहा है इंडिया का, इसके थ्रू इसे बताए हैं। बाकी कुछ इनसाइट्स देख लेते हैं क्या-क्या है इसके बारे में। और तो सबसे पहले तो जो है पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, है ना? पेरिस एग्रीमेंट। और इस पेरिस एग्रीमेंट क्या होता है? जो कॉप होता है ना, कॉप जैसे कि प्रेज़ेंट में अभी कॉप 30 हुआ है। तो इसी तरीके से जो है क्या है कि पेरिस एग्रीमेंट किए गए थे। अब पेरिस एग्रीमेंट में ये डिसाइड किए गए थे, कि जितना भी ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, उस ग्लोबल वार्मिंग को प्रोजेक्ट किए गए थे कि 1.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है? जो इंडिया का या फिर जो वर्ल्ड में जो टेम्परेचर बढ़ रहा है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है कि यहाँ पे कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जो कि 1.5 डिग्री को पूरा कर रहे हैं। कोई भी कंट्री के पास कोई रूल्स नहीं है, ना ही उस इतना अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जिससे कि 1.5 डिग्री को यहाँ पे रिड्यूस किया जा सके। इस रिपोर्ट में बताए गए हैं। फिर यहाँ पे ग्लोबल पर कैपिटा जो इमिशंस कर रहे हैं वो भी फेल हो रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी इज ग्रोविंग स्ट्रांगली, ये बता रहे हैं कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो ग्रो कर रहे हैं। एक पॉजिटिव साइड को बता रहे हैं कि फ्यूजिल फ्यूल जलाओगे ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ेंगे, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग होगा, है ना? ग्लोबल वार्मिंग से फिर डिफरेंट डिफरेंट इशू जैसे कि डिसीज हो गया, है ना? टेम्परेचर का राइज होना, सी लेवल का राइज होना, फिर सी लेवल राइज़ हो गया तो फ्लडिंग आ जाना। ये जो है डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेज़ होता है जब क्लाइमेट चेंज होता है तो। यहाँ पे वही चीज़ बोले हैं कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है, जिस तरीके से यूज़ कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग वे में यूज़ कर रहे हैं। फिर मेजर ऑयल गैस प्रोड्यूसिंग नेशंस आर अमॉन्ग द वर्स्ट परफॉर्मर ड्यू टू द कंटिन्यू रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल, ये भी बताएँ। जिस नेशन में ऑयल और गैसेज़ की मात्रा बहुत ज़्यादा मिलते हैं, जैसे कि जो पेनिनसुलर रीजन है ना, अरेबियन वाला, अरेबियन पेनिनसुला जैसे कि ईरान, इराक हो गया, कतर हो गया, जितना भी, या फिर रशिया भी बोल सकते हो, वहाँ से भी ऑयल इम्पोर्ट होता है। तो जितना भी मेजर ऑयल और गैस प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं, वहाँ पे जो है हमें बहुत ज़्यादा वास्ट देखने को मिल रहा है इसका परफॉर्मेंस। क्यों वास्ट है? क्योंकि देखो वहाँ तो खुद ऑयल मिल रहा है,
है ना? ऑयल और नेचुरल गैसेस तो ऑटोमेटिक ही मिल रहे हैं। तो जब मिल रहे हैं उस चीज़ का तो फिर रिन्यूएबल एनर्जी में क्यों ध्यान दें? ऐसा जो है माइंड लगाते हैं। ये जो है फिर चैलेंजेस करते हैं, परफॉर्मर जो है बहुत लो रहता है, इस रिपोर्ट में बताए गए हैं, ठीक है? अमॉन्ग G20 कंट्रीज़ ओनली यूके इज़ रेटेड हाई, ठीक है? जो G20 नेशंस हैं उसमें जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम, उसी को यहाँ पे हाई रेट दिए गए हैं, बाकी पूरा वेरी लो कैटेगरी में रखे गए हैं। डिस्पाइट ऑफ डेवलपमेंट, ना इतना ज़्यादा डेवलप होने के बाद भी जो है उतना परफॉर्मेंस नहीं रहा है। बाकी ये जो है एक बुक है, बुक और ऑथर का नाम लिखा हुआ है बरजीत देसाई, जो कि मोदी मिशंस करके एक बुक है उसका ऑथर है। बस ऑथर और बुक्स को यहाँ पे हमें कवर करना है। फिर अगला न्यूज़ है वर्ल्ड वर्ल्ड फिलोसॉफी डे, हम लोग हर साल ऑब्जर्व करते हैं 3rd थर्सडे ऑफ नवंबर। इस चीज़ को याद रखोगे, जैसे कि अभी हम लोग 20 नवंबर को ऑब्जर्व किए हैं वर्ल्ड फिलोसॉफी डे, इस चीज़ को ध्यान दोगे। इसे ऑब्जर्व करने का काम या फिर किसके द्वारा इस्टेब्लिश किए गए थे? यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को जो कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा जो है वर्ल्ड फिलोसॉफी डे को इस्टेब्लिश किए गए थे। और इसका जो है पर्पस यही है कि जितना भी फिलोसॉफिकल टर्म है या फिर फिलोसॉफिकल से रिलेटेड जो थॉट्स हैं, उसको प्रमोट करना, उसको अंडरलाइन करना। इस तरीके से हम लोग फिलोसॉफिकल फॉर ह्यूमन थॉट को प्रमोट कर सके हैं। कल्चर को कैसे उसको थ्रू जो है इज़ अ फिलोसॉफिकल वे प्रमोट कर सकते हैं। इंडिविजुअल का यहाँ पे रिफ्लेक्शन जाना चाहिए फिलोसॉफी में। इस सब चीज़ को जो है अंडरलाइन करने के लिए हम लोग वर्ल्ड फिलोसॉफी डे ऑब्जर्व करते हैं। फिर यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग को इनकरेज करना है, उसी के साथ इंडिपेंडेंट थिंकिंग को जो है स्ट्रॉन्ग करना है और उसी के साथ रिस्पॉन्स करना है कंटेम्प्रेरी जितना भी चैलेंजेस आ रहा है, इज़ अ फिलोसॉफिकल वे, ठीक है? एज़ अ फिलोसॉफिकल वे क्रिटिकल थिंकिंग, इंडिपेंडेंट थिंकिंग, उसी के साथ जितना भी कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस आ रहा है उसको यहाँ पे टैकल करना है, उसको प्रमोट करना है। ये जो है वर्ल्ड फिलोसॉफी के डे का जो है मेन पर्पस होता है और इसी के थ्रू हम लोग जो है हर साल इसे थर्ड थर्ड जो थर्सडे आता है नवंबर में, उसी दिन ऑब्जर्व करते हैं। अब ये जो डे है ना, ये डे चेंजेस होता रहेगा क्योंकि हम लोग थर्ड जो है थर्सडे को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब हर साल जो है थर्सडे डिफरेंट डिफरेंट डे में पड़ता है, ठीक है? तो इसे जो है हम लोग हर साल जो है ऑब्जर्व करते हैं। बाकी कुछ और इम्पोर्टेंट डेज़ हैं जो कि नवंबर में रहे हैं, उसको भी थोड़ा कवर करते हैं। 15 नवंबर हो गया, जिसे हम लोग झारखंड फाउंडेशन डे भी हम लोग जो है कंसीडर करते हैं। इसी के साथ जनजाति गौरव दिवस भी हम लोग कंसीडर करते हैं। ये जो जनजाति गौरव दिवस है, ये जो है बर्थ एनिवर्सरी है ना? इसका बिरसा मुंडा के रिस्पेक्ट में हम लोग जो है सेलिब्रेट करते हैं। और ये जो बिरसा मुंडा है, ये जो है ट्राइबल एरिया से बिलॉन्ग करते हैं। ट्राइबल एरिया के साथ जो है फ्रीडम फाइटर भी रह चुके हैं, क्योंकि अपने हक के लिए या फिर अपना जो जितना भी इनकंसिस्टेंट होते थे ना, जो ब्रिटिश जो रूल बनाते थे, अगर इसके हिसाब से ना हो, मतलब जो ट्राइबल वेलफेयर ना हो, कोई भी रूल्स बना रहे हैं, अगर ट्राइबल वेलफेयर ना हो, तो उस केस में जो है ट्राइबल करना, फिर रेबेल करना, ये जो है बिरसा मुंडा के थ्रू किए जाते हैं। बाकी इसी के द्वारा जो है हम लोग जनजातीय गौरव दिवस सेलिब्रेट करते हैं, इसका बर्थ एनिवर्सरी में। ये 16 नवंबर जो कि हम लोग इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस कंसीडर करते हैं। फिर उसी के साथ नेशनल प्रेस डे भी हम लोग 16 नवंबर को ही जो है सेलिब्रेट करते हैं। 17 नवंबर को इंटरनेशनल स्टूडेंट डे हो गया, है ना? 18 नवंबर को नेचुरोपैथी, ठीक है? नेचुरोपैथी डे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। 19 नवंबर को इंटरनेशनल मेंस डे ऑब्जर्व करते हैं। 20 नवंबर को वर्ल्ड चिल्ड्रन डे ऑब्जर्व करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज़ हैं, इस इंपॉर्टेंट डेज़ को भी याद रखोगे। जस्ट इसको याद रखना और इसका जितना भी थीम्स हैं, क्योंकि हम लोग कंटिन्यूअसली जितना भी डे आता है इंपॉर्टेंट डे, उसी दिन कवर कर लेते हैं, तो थीम को भी थोड़ा याद रखने का ट्राई करोगे। बाकी अभी जो है वर्ल्ड टेनिस लीग जो कि फर्स्ट टाइम इंडिया में होस्ट किए गए हैं। फर्स्ट टाइम इसे ऑब्जर्व किए गए हैं, इंडिया में ऑब्जर्व किए गए हैं। एक्चुअली ये जो है एग्जीबिशन मिक्स्ड जेंडर टीम टूर्नामेंट रहने वाले हैं। इसका नेम है वर्ल्ड टेनिस लीग। इसे 17 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। बेंगलुरु में इसे ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, जो कि टेनिस स्टेडियम है वहाँ पे, वहीं इसे ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। अब इसमें भी जो है डिफरेंट डिफरेंट इसका नेचर होने वाला है। जैसे कि ये जो वर्ल्ड टेनिस लीग है, ये ना फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व कर रहे हैं। फर्स्ट ईवर जो है डब्ल्यू डब्ल्यू टी एल एडिशन जो कि इंडिया में हेल्ड हुए हैं।
फर्स्ट टाइम ऑब्ज़र्व करने का मतलब यहाँ पे है कि फर्स्ट टाइम इसे जो है इंडिया में हेल्ड किए जा रहे हैं। बाकी इसी के साथ जो स्पोर्ट्स हैं उसको, उसी के साथ एंटरटेनमेंट टेनिस हो गया, म्यूज़िकल परफ़ॉर्मेंस हो गया, इन सब चीज़ को यहाँ पे एमलगेट किए जाएँगे। क्योंकि ये जो इसका अगर थोड़ा फ़ीचर्स भी देखोगे ना, तो फ़ीचर्स यही है इसका कि यहाँ पे स्पोर्ट्स तो हैं, स्पोर्ट्स के साथ भी एंटरटेनमेंट टेनिस हो गया, फिर उसी के साथ जो है म्यूज़िकल परफ़ॉर्मेंस हो गया, तो डिफ़रेंट-डिफ़रेंट फ़ील्ड को यहाँ पे एमलगेट किए हैं। फिर यहाँ पे इंक्लूड प्रोमिनेंट इंटरनेशनल जितना स्टार्स हैं या फिर टॉप इंडियन जो टैलेंट्स हैं, ये सब चीज़ का भी यहाँ पे परफ़ॉर्मेंस रहने वाले हैं। अब इससे क्या होगा ना, इतना हम लोग तो कर रहे हैं, टीचर्स भी अभी डिस्कस कर लिए कि इंडिया में होगा, एंटरटेनमेंट होगा, स्पोर्ट्स होने वाले हैं, इंटरनेशनल स्टार्स स्टार्स आएँगे, टॉप इंडियन स्टार्स आएँगे, तो इससे होगा क्या? सबसे पहले बात तो ये जो है एक इको फ्रेंडली सिस्टम वहाँ पे जनरेट होगा, कल्चरल एक्सचेंज होगा। कि डिफरेंट-डिफरेंट नेशंस के वहाँ पे लोग आएँगे तो सीधी-सी बात है कि कल्चरल चेंजेस हो गया, है ना? कल्चरल चेंजेस के साथ इको फ्रेंडली जो होगा, ये सब चीज़ का इकोसिस्टम वहाँ पे जनरेट होगा। उसी के साथ जो है एक जितना भी टेनिस रिलेटेड जो स्पोर्ट्स पर्सन है उसको एक कॉम्पिटिशन मिल जाएगा, एक प्लेटफ़ॉर्म मिल जाएगा जिससे अपनी कैपेसिटी को बिल्ड कर सकते हैं। फिर इसी के साथ जितना भी इंडियन टेनिस है वो अपने हाई प्रोफाइल या फिर अपना जो कैपेसिटी है या फिर एंटरटेनमेंट जो भी करते हैं उसको वहाँ पे एक जो है कैपेसिटी के थ्रू एग्जिबिट कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। तो बहुत सारा इसका सिग्निफिकेंस होने में बहुत सारा इसका पर्पस भी है, इसको याद रखोगे। फिर अभी रिसेंटली क्या है, नेशनल एक्शन प्लान फॉर एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट इसे जो है लॉन्च किए गए हैं हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है? एक नेशनल का एक्शन प्लान है जो कि एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस 2.0 करके इसे जो है लॉन्च किए गए हैं हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा। इसे जो है 2025 से 2029 ये जो टर्म है ना, इस टर्म पीरियड के लिए इसे लॉन्च किए गए हैं। 18 नवंबर को लॉन्च किए हैं यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा के द्वारा। अब इससे होगा क्या? देखो ये स्कीम जो है पहले से भी लॉन्चेज है, इसको रिन्यू किए हैं ऐसा भी बोल सकते हो। इसे जो है फर्स्ट टाइम पहले लॉन्च किए गए थे 2017 से 2021 के लिए, बाकी इसे और एक्सटेंड किए गए हैं अपडेटेड के साथ, ठीक है? विथ अपडेटेड के साथ जो है इसे और जो है मजबूत तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, अपडेट करना है, उसके साथ इसे जो है 2.0 नाम से लॉन्च किए गए हैं। तो जितना भी 2017 से 2021 के बीच जितना ये न्यूज़ चला, ये जो स्कीम्स हैं ये चले हैं, तो उसमें क्या-क्या गैप्स रहे हैं, उन सब चीज़ को आइडेंटिफ़ाई करते हुए सबसे पहले बात इसको अपडेट किए हैं। जितना भी इसमें जो है इस टाइम पीरियड में 2017 से 2021 में जितना भी इनकंसिस्टेंट देखने को मिला है, उसी के साथ जो गैप्स देखने को मिले हैं, उसको आइडेंटिफ़ाई करके जो है 2.0 में इंक्लूड किए हैं, अपडेट किए हैं। फिर जितना भी एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस हो रहा है, क्योंकि एक थ्रेट के थ्रू जहाँ यहाँ पे इमर्ज हो रहे हैं, प्लस इसके साथ जो है मिसयूज़ किए जा रहे हैं, जो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस हैं, इसका मिसयूज़ किए जा रहे हैं ह्यूमन्स में, एनिमल्स में, इसी के साथ एग्रीकल्चर, इंटर या फिर एनवायरनमेंट हो गया। ये जितना भी एक राइज़िंग थ्रेट है ना, इस राइज़िंग थ्रेट को जो है कम करने के लिए, है ना, राइजिंग थ्रेड को कम करने के लिए इस जो है नेशनल एक्शन प्लान को यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं। फिर इसी के साथ बात की है कि कोऑर्डिनेशन होना चाहिए डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी, डिफरेंट डिफरेंट, है ना, ऑर्गेनाइजेशंस, अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, वन हेल्थ इंटीग्रेशन यहाँ पे होना चाहिए, वन नेशन वन हेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सब चीज़ का यहाँ पे इंटीग्रेशन होना चाहिए। और ये सब जो है एक अपडेटेड के साथ 2.0 करके इसको यहाँ पे एट प्रेज़ेंट में 2025 से 2029 के लिए इसे नेशनल एक्शन प्लान को लॉन्च किए गए हैं। इसका मेजर थीम होने वाला है वन हेल्थ के ऊपर। वन हेल्थ का मतलब होता है कि वुमेन्स का भी हेल्थ, एनिमल हेल्थ, एग्रीकल्चर हेल्थ, फूड सेफ्टी, एनवायरनमेंट और रिसर्च। इन सब चीज़ को यहाँ पे डिफाइन करके वन हेल्थ डिस्कस कर रहे हैं। वन हेल्थ बोल रहे हैं, जस्ट ह्यूमन हेल्थ बस यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहे हैं। वन हेल्थ का मतलब डिफरेंट डिफरेंट जितना भी एनिमल्स हो गया, उसी के साथ एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल यूज़ करना, फूड सेफ्टी रखना, क्योंकि कई जगह अगर फ्लड आ गया, तो फ्लड आया तो बहुत सारा जितना भी एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं उसका नुकसान हो जाते हैं। एनवायरमेंटल तो डैमेज होगा ही होगा। तो ये सब चीज़ को यहाँ पे प्रमोट करने के लिए ये एक अप्रोच है। कि जितना हो सके उतना प्राइवेट सेक्टर को इंगेज करना, कि अल्टीमेटली जो है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर अगर दोनों मिल के काम करें, दोनों को अगर बेस्ट टू बेस्ट तरीके से कोऑर्डिनेशन हो, कि जितना भी नेशनल एक्शन प्लान बना है, जैसे कि माइक्रो
जो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस है, ये जो है नेशनल एक्शन प्लान बना है, तो उसको ठीक तरीके से यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। क्लियर है? बाकी इसका भी कुछ मेन स्ट्रेटजी है, मेन स्ट्रेटेजिकल ऑब्जेक्टिव है। तो एट प्रेज़ेंट जो है इसमें 2.0 में 6 मेन स्ट्रेटजी ऑब्जेक्टिव यहाँ पे रखे गए हैं। पहला काम ये लोग करेंगे कि इम्प्रूव करेंगे अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एएमआर, जो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस है ना, एक्चुअली इसको सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि है क्या? क्योंकि जब तक नहीं जानोगे तो फिर उसका मेज़र कैसे ले पाएँगे? कम्युनिकेशंस के थ्रू, एजुकेशंस के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू इसको जो है अवेयरनेस पहुँचाना, अवेयरनेस के साथ अंडरस्टैंडिंग करना कि ये जो एएमआर है क्या? फिर जो है लेबोरेटरी जो कैपेसिटी है, उसको प्रमोट करना, सर्विलांस सिस्टम को प्रमोट करना, जिसके थ्रू इसको रिड्यूस किया जा सके। उसी के साथ जो है रिड्यूस करना इन्फेक्शंस को। इन्फेक्शंस के साथ जितना भी एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, उसको ऑप्टिमाइज़ तरीके से यूज़ करना, है ना? ह्यूमन में हो गया, एनिमल में हो गया, फूड में हो गया, तो इसको किस तरीके से ऑप्टिमाइज़ यूज़ कर सकते हैं, इज़ अ एफिशिएंट वे में हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसके एजेंट्स को। इसके बारे में जो है डिस्कस करेंगे, जो कि 4th नंबर के इसका ऑब्जेक्टिव है। फिर इससे रिलेटेड कि एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस से रिलेटेड जो है प्रमोट करना है रिसर्च को, इनोवेशंस को, उसी के साथ डायग्नोसिस को, इन सब चीज़ को प्रमोट करने के लिए, इनोवेशंस करने के लिए, क्योंकि देखो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस जितने तरीके से फैल रहे हैं, स्प्रेड हो रहा है, तो उसको उस तरीके से एज़ एफिशिएंट वे में हम लोग कब यूज़ कर सकते हैं? जब उसके रिलेटेड टेक्नोलॉजी हो, उससे रिलेटेड रिसर्च हो, डेवलपमेंट हो, है ना? उसी फील्ड में इनोवेशन हो, तब कहीं जाके हम लोग उसको एज़ एफिशिएंट वे में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना? तो एफिशिएंट वे में यूज़ करना है तो रिसर्च को भी डेवलप करना पड़ेगा, इनोवेशंस को भी डेवलप करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ कब होगा? जब गवर्नमेंट्स का यहाँ पे कोऑर्डिनेशन होगा। गवर्नमेंट्स का यहाँ पे जो है स्ट्रेंथन जो है ना उसको यहाँ पे बढ़ाओगे तब। ठीक है? तो ये जो है कुछ यहाँ पे 6 मेजर कैटेगरी हैं और 6 यहाँ पे मेन स्ट्रेटजी हैं, जिसके थ्रू इसे एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस को यहाँ पे रिड्यूस किया जाएगा, एज़ अ ऑप्टिमल वे में इसको यूज़ किए जाएँगे। तो देखो, इतना टाइम से हम लोग एक ही टर्म का बहुत बार-बार जो है डिस्कस कर रहे हैं, वो है एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। तो सबसे पहले क्या है एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस? जैसे कि हम लोग कोई एंटीबायोटिक ले रहे हैं। अब एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो इससे क्या होगा कि शरीर में एंटीबायोटिक जा रहा है तो उसका इफ़ेक्ट आना चाहिए। तो ये जो माइक्रोबियल हैं या फिर जो स्मॉल माइक्रोब्स होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, फंगी हैं, पैरासाइट्स हैं, ये क्या करते हैं कि उसका जो इफ़ेक्ट होना चाहिए उस इफ़ेक्ट को ही रेसिस्ट करते हैं। मतलब जो इफ़ेक्ट होना चाहिए, है ना? एंटी माइक्रोबियल से जो इफ़ेक्ट होना चाहिए उस इफ़ेक्ट को यहाँ पे कम कर देते हैं। उसी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। देखो कोई भी एंटीबायोटिक ले रहे हो तो शरीर को जो है स्वस्थ रखने के लिए, है ना? प्रॉपर वे में हेल्थी रहने के लिए उस केस में एंटीबायोटिक ले रहे हैं। अब एंटीबायोटिक ही ठीक तरीके से जो है काम नहीं करेंगे, फिर शरीर जो है, जो भी एंटी जो या फिर एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन ले रहे हैं, वो अच्छे तरीके से ही काम नहीं करेंगे तो फिर शरीर जो है हेल्थ रहने वाला नहीं है और उसी चीज़ को यहाँ पर रेसिस्ट कर देते हैं। इसके द्वारा जैसे कि कुछ माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगी हो गया, पैरासाइट हो गया। अब इसी को रेसिस्ट करने के लिए जो है इस स्कीम को इस नेशनल जो एक्शन प्लान है, अभी रिसेंटली हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। इसी जो है पर्पज़ के लिए लॉन्च किए हैं कि इसको यहाँ पे रिड्यूस किया जा सके। फिर इसका जो है मेन कॉजेज़ का अगर बात करोगे तो ओवर यूज़ हो गया, मिसयूज़ ऑफ एंटीबायोटिक इज़ ह्यूमन, क्योंकि हर रेस्पेक्ट में हम लोग एंटीबायोटिक का यूज़ नहीं किए जा सकते। जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे भी हम लोग एंटीबायोटिक यूज़ ही करेंगे। जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे करो, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत नहीं है उस केस में भी हम लोग जो है एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हैं, ओवर यूज़ कर रहे हैं, है ना? उसी के साथ मिसयूज़ तरीके से एंटीबायोटिक का यूज़ कर रहे हैं। तो इसको जो है रिड्यूस करने के लिए इससे रिलेटेड अवेयरनेस जगाना है, चाहे कम्युनिकेशन के थ्रू, चाहे एजुकेशंस के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू, ये जो है इसका बात किए हैं। फिर पुअर इन्फेक्शंस कंट्रोल करना है, फिर लैक ऑफ हाइजीन हो गया, एनवायरमेंटल कंटामिनेशन हो गया और इसी के थ्रू जो है ये जितना भी माइक्रोब्स हैं, है ना? उसका यहाँ पे पनपना स्टार्ट होते हैं। क्योंकि अच्छे तरीके से अगर हाइजीन में रहोगे, है ना? स्वच्छ में रहोगे, स्वच्छता में रहोगे, तो फिर ये जितना भी बैक्टीरिया हो रहा है, वायरसेस हो रहा है, जितना भी माइक्रोब्स हैं, उसका पनपना, उसका ओरिजिनेट होना बहुत रिड्यूस हो जाएँगे। तो लैक ऑफ जो हाइजीन है, इसके थ्रू ये जो है
माइक्रोब्स का ओरिजिनेट होते हैं। पुअर इन्फेक्शन कंट्रोल, इन्फेक्शंस हो रहे हैं उसका कंट्रोल ही नहीं है। कंट्रोल ही नहीं है तो सीधा बात है बैक्टीरिया आएगा, वायरस आएँगे तो पूरा बॉडी को डैमेज होगा। ये पुअर इन्फेक्शंस को भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ जितना भी एनवायरमेंटल कंटामिनेशन है, जैसे एयर पॉल्यूशन हो गया, वाटर ले रहे हैं तो वाटर में भी डिफरेंट-डिफरेंट मिनरल्स जो है कंटामिनेटेड है, ठीक है? तो उस केस में जो है इसका जो है एबिलिटी होता है कि माइक्रोब्स का यहाँ पे ओरिजिनेट होना। फिर फार्मास्यूटिकल वेस्ट हो गया, लैक ऑफ न्यू एंटीबायोटिक्स हो गया। तो ये कुछ इसका रीज़न है जिसके थ्रू जो माइक्रोब्स हैं उसका यहाँ पे ओरिजिनेट होते हैं। बाकी के इसका बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस भी है। ट्रीटमेंट फेलर हो गया, सीवियर इलनेस हो गया, इंक्रीज़ मोर्टेलिटी हो गया। ये बहुत सारे इसका कॉन्सिक्वेंसेस हैं। ठीक है, अब समझ आ गया कि एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस एक्चुअली में होता क्या है। चलो। नेक्स्ट न्यूज़ है कि यहाँ पे आईआईटी दिल्ली सिक्योर किया बेस्ट रैंक किसके अकॉर्डिंग? यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग यहाँ पे 2026 के लिए रैंक किए गए हैं और इसी रैंक के अकॉर्डिंग जो है आईआईटी दिल्ली इंडिया में जो है हाई परफॉर्मेंस में रहा है। इसे क्यूएस जो सिमॉन्स हैं इसके द्वारा पब्लिश किए गए थे। 18 नवंबर में पब्लिश किए गए हैं और डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे जो कंट्री के यूनिवर्सिटी हैं उसको रैंक देने के लिए किए जाते हैं। और इसमें जो है डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी जैसे कि ओवर 2000 यूनिवर्सिटी को यहाँ पे कंपेयर किए हैं। और टॉप में जो है जो लर्न यूनिवर्सिटी है स्वीडन का, वो जो है फर्स्ट में रहा है। फिर यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो हो गया कनाडा को सेकंड में रहा है। फिर उसके बाद यूसीएल जो यूनिवर्सिटी कॉलेज है लंदन का यूके में है, वो जो है थर्ड कैटेगरी में रहा है। यहाँ पे इस चीज़ से हम लोग जो है आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है? बाकी जो है इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी का अगर बात करोगे तो आईआईटी दिल्ली रहा है, जो कि यहाँ पे टॉप में रहे हैं। फिर आईआईटी बॉम्बे है, आईआईटी खड़गपुर है, आईआईटी मद्रास है, ये कुछ जो है आईआईटी है यहाँ पे टॉप में रहा है, ठीक है? इंडियाज़ में। अब इससे होगा क्या? देखो, ये हेल्प करेंगे यूनिवर्सिटी को बेंचमार्क देयर सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस कि अगर इस कैटेगरी में आ रहे हो, परफॉर्मेंस जो इंडेक्स यहाँ पे रिलीज़ किए हैं उस कैटेगरी में आ रहे हो, तो यूनिवर्सिटीज़ को हेल्प करेंगे कि सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस करने के लिए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को प्रमोट करेंगे विथ सस्टेनेबल और प्रैक्टिकल वे। प्रैक्टिसेस इन गवर्नेंस हो गया, फिर स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल होने वाला है, पॉलिसी मेकर हो गया। उसी के साथ यहाँ पे कॉम्पिटिशन करना अमॉन्ग्स यूनिवर्सिटी, ये जो इसका मेजर यहाँ पे पॉलिसी रिलेवेंस होने वाले हैं, यूज़ होने वाले हैं। क्लियर है? ये तो रहा पूरा ऑल अबाउट 21 नवंबर में जितना भी न्यूज़ रहा है, उस हर एक न्यूज़ को डिटेल के साथ कवर करें। प्रॉपर एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही न्यूज़ है, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, उतना ही करंट अफेयर्स को हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए। इस क्लास का जो पूरा स्लाइड है, टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।